हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिजम्पशन मतलब क्या होता है, दोबारा से मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। मैं ऑलरेडी सारी वीडियोस में ही देती हूँ, बट इन केस आप ये पहली वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो क्या होता है प्रिजम्पशन मतलब क्या होता है, कोर्ट कुछ चीज़ें होती हैं जो मान कर चलती हैं, है ना। मतलब कोर्ट इसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोर्ट मान के चलती है कि ऐसा तो होगा। अब सामने वाली पार्टी है, अगर वो रिबट कर सकती है तो ठीक है ना। अगर नहीं रिबट कर सकती तो प्रूव्ड है ही। अब सारे प्रिजम्पशन को रिबट नहीं कर सकती है, ठीक है। अब तक हमने पढ़ा था कि प्रिजम्पशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है फैक्ट का और एक है लॉ का। तो फैक्ट में होता है मे प्रिज्यूम। यहाँ पे मतलब कोर्ट के पास ऑप्शन रहता है किसी चीज़ को प्रिज्यूम करे या फिर ना करे, ठीक है। कोर्ट के पास यहाँ पे डिस्क्रिशन है ना। और सामने वाली पार्टी जो है, मतलब वो चाहे तो इसे रिबट कर सकती है, ठीक है। उसके पास पूरा अपॉर्चुनिटी है इसे रिबट करने का। अब लॉ में दो तरीके के होते हैं, एक होता है शैल प्रिज्यूम और एक होता है हमारा कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है। तो मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम बेसिकली हम लोगों ने इसके लिए सेपरेट वीडियोस हम लोगों ने बनाए इसके ऊपर, ठीक है। इस मतलब बीएसए में और इंडियन एविडेंस एक्ट में इनसे स्पेसिफिकली जो रिलेटेड प्रोविजंस हमने वो भी कवर किया है। तो शैल प्रिज्यूम क्या होता है कि मतलब कोर्ट जो है वो कंपल्सरीली इस बात को माने प्रिज्यूम करेगी, ठीक है। कोर्ट के पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट के लिए कंपल्सरी, यहाँ पे शैल वर्ड का यूज हुआ है, लेकिन जो पार्टी रहती है उसके पास ऑप्शन है रिबर्ट करने का। अब जो कंक्लूसिव प्रूफ है, यहाँ पे कोर्ट जो है प्रिज्यूम तो करेगी ही, मतलब एक फैक्ट प्रूव है, उस प्रूव्ड फैक्ट के बेसिस पे किसी और फैक्ट को क्या कहते हैं कि ऑटोमेटिकली कोई और फैक्ट ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है। जैसे एग्जांपल देती हूँ, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो पहले सेक्शन 112 था इंडियन एविडेंस एक्ट का, ठीक है। और फिलहाल अभी वो जो है हमारा सेक्शन 116 है, ठीक है। मैं इसे डिटेल में बताऊंगी, जस्ट यहाँ पे एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। तो लेजिटिमेसी, बच्चे की लेजिटिमेसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर ये प्रूव हो जाएगा कि वैलिड मैरिज है ना, तो क्या कहते हैं कि मैरिज के दौरान अगर बच्चा होता है तो ऐसा माना जाएगा कि जो मैरिड हस्बैंड एंड वाइफ है उन्हीं का वो बच्चा है, ठीक है। तो लेजिटिमेसी के रिगार्डिंग तो यहाँ पे कोर्ट तो ये प्रिज्यूम करके चलेगी, ठीक है। उनकी शादी प्रूव हो गई तो बच्चा उन्हीं का बच्चा लेजिटिमेट है, ये दूसरा फैक्ट अपने आप प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो कोर्ट तो यहाँ पे प्रिज्यूम करके चलेगी और साथ ही ये इररिबटेबल होता है। अगर सामने वाली पार्टी चाहे इसे रिबट करना तो उसके पास ऑप्शन नहीं है। ये क्या होता है, इररिबटेबल, एकदम सील ठप्पा लगना, ठीक है। इसके बारे में बहुत डाउट है, चलो कि कैसे होता है लेजिटिमेसी, है ना, डीएनए ये सब। तो चलो हम देखते हैं इसे कि कोई भी ये माना जाता है तीन सर्कमस्टांसेस है इसके अंदर, ठीक है। पहला सर्कमस्टांसेस क्या है, ध्यान से सुनो, वैलिड मैरिज है, ठीक है। एक हस्बैंड वाइफ है, इन लोग के बीच में क्या है, वैलिड मैरिज है, पहली चीज़, पहला सर्कमस्टांस आपको बता रही हूँ। दूसरा, उस वैलिड मैरिज के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, चाइल्ड बॉर्न, ठीक है, ड्यूरिंग दैट वैलिड मैरिज। तो ऐसा माना जाएगा कि जो हस्बैंड है वो उस बच्चे का लेजिटिमेट फादर है ना, और जो मदर है वो उस बच्चे की लेजिटिमेट मदर है, ठीक है। मदर का तो ऑब्वियसली पता ही चल जाता है कि जो मदर है ना, वो फैक्ट है, लेकिन फादर जो हस्बैंड है वो फादर है या नहीं है, वो फादरहुड जो है वो एक बिलीफ है, मदरहुड जो है वो क्या है, मदरहुड फैक्ट है क्योंकि मदर का पता चल जाएगा, लेकिन फादरहुड क्या है वो ये लाइन बोली गई है कई बार कि जो फादरहुड है वो एक बिलीफ है। तो पहला सिचुएशन क्या है कि वैलिड मैरिज होनी चाहिए, ठीक है। वैलिड मैरिज के दौरान कोई अगर चाइल्ड बॉर्न होता है, ठीक है, ये फर्क नहीं पड़ता कि शादी को कितना टाइम हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 1 महीने 2 महीने इट डजेंट मैटर, जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो उसके लेजिटिमेट मदर एंड फादर माने जाएंगे, क्लियर। दूसरा सिचुएशन आते हैं, दूसरे में क्या है कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल वैलिड मैरिज है, ठीक है, और इसमें क्या हुआ है, जो हस्बैंड हैज़ डाइड, ठीक है, हस्बैंड मर चुका है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हस्बैंड के मरने के बाद, ठीक है, जब हस्बैंड मरा उसके बाद 280 दिन के अंदर अगर कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, पर ये कंडीशन है कि मतलब दोबारा से शादी ना कर लियो, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा पैदा होता है 280 दिन के अंदर, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग कंक्लूसिव प्रूव होगा कि वो जो हस्बैंड था हु डाइड वो उसका लेजिटिमेट फादर है, ठीक है। ये क्या होगा, कंक्लूसिव प्रूफ। देखो जो हमारा लॉ है ना वो हमेशा लेजिटिमेसी के फेवर में है, वो ये नहीं चाहता कि चाइल्ड जो है बास्टर्ड कहलाए, क्योंकि
उनकी कंडीशन सोसाइटी में अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो हमेशा लेजिटिमेसी के फेवर में कोर्ट रहता है। तीसरा सिचुएशन क्या है, अब जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो गई है, ठीक है, डिवोर्स हो गया और कुछ भी हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो 280 दिन है ना, इससे ज़्यादा एक भी दिन हो गया तो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैरिज डिसॉल्व हो गई, 280 डेज़ के अंदर अगर कोई बच्चा होता है तो ऐसा माना जाएगा कि वो जो हस्बैंड था वो इस बच्चे का लेजिटिमेट फादर है, और मदर का तो पता ही रहता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। 3 सिचुएशन थी, पहला क्या है वैलिड मैरिज, दूसरा क्या है वैलिड मैरिज लेकिन यहाँ पे हस्बैंड डाइड, तीसरा क्या है मैरिज डिसॉल्व हो गई है, ठीक है। ये 3 सिचुएशन है यहाँ पे। तो अगर ये 3 सिचुएशन में कंक्लूसिव प्रूफ लिया जाता है कि जो बच्चा है वो कैसा है, लेजिटिमेट है, जो हस्बैंड है उस बच्चे का लेजिटिमेट फादर है, ठीक है, इसे रिवर्ट करना नहीं अलाउ किया जाता है। अब बस यहाँ पे ना एक मतलब बोलते हैं कि एक तरीका है, ठीक है, जहाँ पे मतलब ये दिखाया जा सकता है कि जो हस्बैंड है वो ये दिखा सकता है कि वो इस बच्चे का लेजिटिमेट फादर नहीं है। वो क्या तरीका है, वो बस तरीका यही है कि एसेस नहीं था फादर के पास। लेट्स से फॉर एग्जांपल उनकी शादी हुई, ठीक है, और जो हस्बैंड था वो कभी वाइफ के साथ रहा ही नहीं, है ना। तो हाउ ये कैसे मतलब ये कंक्लूसिव प्रूफ कैसे कैसे प्रिज्यूम किया जा सकता है कि जो हस्बैंड है वो इसका मतलब इस बच्चे का लेजिटिमेट फादर है ना। तो यहाँ पे जो वर्ड एसेस है इसका क्या मतलब है, अब एसेस वर्ड को 2 सेंस में लेना है, ठीक है। तो पहले क्या कंडीशन थी और अभी क्या कंडीशन, तो पहले ये माना जाता था कि एक्सेस मतलब टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, और दूसरा एक्सेस मतलब दूसरा जो है ये पहले ही सिचुएशन थी, ठीक है। बट इसे प्रूफ करना कितना ज़्यादा मुश्किल है, कोई कैसे प्रूफ करे, हाउ वन इज़ गोइंग टू प्रूव दिस, है ना। तो ये थोड़ा डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा था। और दूसरा क्या है, हैविंग अपॉर्चुनिटी, है ना, मेयर हैविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब हो चाहे ना हो दैट डजेंट मैटर, लेकिन जस्ट इफ देयर इज अ अपॉर्चुनिटी, है ना, ऑफ हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो मान लिया जाएगा कि ये हस्बैंड जो है वो लेजिटिमेट फादर है, ठीक है। तो इनिशियली जो कोर्ट थे इस व्यू पे रिलाई करते थे, लेकिन अब पोजीशन चेंज हो चुकी है, इस पे रिलाई करते हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग में आपको केस भी बता देती हूँ, 2 केस बताती हूँ, बहुत सारे केस हैं, ठीक है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती, लिस्ट आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है। तो भगवान बख्श सिंह वर्सेस महेश बख्श सिंह, ठीक है। तो इस केस में ये बस कहा गया कि हैविंग नो एक्सेस मतलब क्या है कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स की, ठीक है, बस इतना। अगला केस है जगन्नाथ वर्सेस चिन्ना स्वामी। इसमें ये कह दे कि अगर हस्बैंड के पास, ठीक है, क्या कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की, तो ये मैटर नहीं करता कि वाइफ अडल्टरस रिलेशन में है या नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमें इससे मतलब है कि जो हस्बैंड है उसके पास अपॉर्चुनिटी थी सेक्सुअल इंटरकोर्स की, दैट्स इट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपना नया कंसेप्ट मतलब इसका पार्ट, ये डीएनए का क्या सीन है। अगला है हमारे डीएनए के रिगार्डिंग मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कि फिर भी थोड़ा सा मैं देखती हूँ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि क्या जो डीएनए है वो बीएसए के सेक्शन 116 को ओवरराइड कर देगा, या फिर हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का कह दो सेक्शन 112 को ओवरराइड कर सकता है। मतलब डीएनए का क्या पोजीशन है, इनमें से कौन सा ज़्यादा मतलब किसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो देखो अगर मैं प्रेजेंटली बात करूँ तो कोर्ट जो है वो अब इस समय वो ज़्यादा प्रो डीएनए हो रहा है, ठीक है, इस पर रिलाई किया जा रहा है, लेकिन हम डीएनए को कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मान सकते, ठीक है। अभी भी जो वैल्यू है वो हमारे प्रोविज़न की ही ज़्यादा है, ना कि डीएनए की ज़्यादा है। एक लैंडमार्क केस है इसके रिगार्ड में, बहुत सारे हैं, ठीक है, पूरा एक लिस्ट है, लेकिन मैं जस्ट आपको एक बताऊँगी, ठीक है, वो जो थोड़ा रिसेंट है ना, 2019 का है, पट्टू राजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस केस में ये कहा गया कि डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब डीएनए एक ऑब्वियसली एक साइंटिफिक एविडेंस है तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी कितना भी इम्पॉर्टेंट हो वो क्या है, वो एक ओपिनियन एविडेंस है। मतलब जो एक्सपर्ट बताते हैं वो जस्ट एक ओपिनियन एविडेंस है, इस बात का ध्यान रखना है। और ओपिनियन एविडेंस कभी भी सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं हो सकता है। सिर्फ ओपिनियन एविडेंस के बेसिस पे हम लोग कोई जजमेंट नहीं दे सकते कोर्ट, ऑब्वियसली, है ना। तो और जो ओपिनियन एविडेंस रहता है कोर्ट बाउंड नहीं है, कोर्ट इजंट बाउंड। अगर ओरल एविडेंस से ऐसा ओरल एविडेंस मानो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मैं आपको बता रही हूँ ओपिनियन एविडेंस का पोजीशन बता रही हूँ, लेजिटिमेसी के कंटेक्स्ट में नहीं बोल रही, लेकिन मैं नॉर्मली बता रही हूँ कि ओपिनियन एविडेंस की क्या 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 स्टैंडिंग है। अगर आप कोई ओरल विटनेस है, ठीक है, या फिर कोई आई विटनेस है, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ओपिनियन एविडेंस को, तो कोर्ट हमेशा
आई विटनेस पे रिलाई करते हैं, ठीक है। तो इसको कंक्लूसिव नहीं माना जाता है, ऑल्दो इट इज साइंटिफिक, लेकिन इसे कंक्लूसिव नहीं माना जाता है, ठीक है। और इसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है इस ओपिनियन को, ये किसका डिस्क्रिप्शन, अल्टीमेटली ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, और जो कि डिपेंड करता है केस टू केस, ठीक है। तो ये बात कही गई थी। हाँ, ये बात सही है कि अब जो कोर्ट्स हैं वो ज़्यादा प्रो डीएनए हो रहे हैं, ठीक है। और ये है चीज़, लेकिन फिर भी ये बात ध्यान रखना आप कि ओपिनियन एविडेंस है, भले से साइंटिफिक एविडेंस हो, बट इट इज़ अ ओपिनियन एविडेंस। अब देखते हैं अगला सेक्शन। फिर अगला जो हमारा सेक्शन है ना, वो बीएसए में नहीं हो, इंडियन एविडेंस एक्ट में था, ठीक है। सेक्शन 113, ये ब्रिटिश एम्पायर और प्रिंसली स्टेट्स के बीच की बात थी, है ना। अभी तो है नहीं, लेकिन जब इंडियन एविडेंस एक्ट था तब भी क्या हुआ था कि एक केस था, है ना, उसमें बता दिया गया था कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ऑब्सोलीट हो चुका है। कौन से केस में बताया था? मगन भाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1969 का केस था, उसमें ये बात बता दी गई थी। तो कि जो सेक्शन 103 है क्या है, ये ऑब्सोलीट है, और इस मतलब बीएसए में तो है ही नहीं, ठीक है। अगला जो हमारा सेक्शन है ना, देखो, इसको बताने से पहले हमें थोड़ी बैकग्राउंड की ज़रूरत है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं दूँगी, जब मैं इसके साथ स्पेसिफिकली डील करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली हम इसी पे करेंगे। तो ये जो है, ये हमारा सेक्शन 35 दे रखा है, और मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो सेक्शन 35 क्लॉज 2 जो हमारा बीएसए का है वो है, और ये इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 41 में दे रखा था, ठीक है। तो ये बेसिकली देखिए कौन सी हेडिंग में आता है। सबसे पहले ना, समझने से पहले, सीधा इस पे जंप करने से पहले छोटा सा बैकग्राउंड दूंगी। बस आपको ये जानना है सबसे पहले कि ये कौन सी हेडिंग के अंदर आता है। तो जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था उसका 40 से लेकर 44, और फिलहाल हमारा 34 से लेकर 38 जो कि बीएसए में है। तो इसमें ये बेसिकली बात करी जा रही है कि कोर्ट का जजमेंट कब रेलेवेंट होगा, ठीक है। किससे डील करते हैं ये, कि कोर्ट का जजमेंट कब रेलेवेंट होगा, है ना। तो इसमें ये जो हमारा सेक्शन 35 है, इसमें 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। 35(1) ये बीएसए का है, लेट मी राइट विद पिंक पेन और एल्स यू विल गेट कंफ्यूज्ड, है ना। तो जैसे ये हमारा 35 का 1 है, ठीक है, ये किसके बारे में बात करता है, ये रेलेवेंसी के बारे में बात करता है, ठीक है। और 35 क्लॉज 2 किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है हमारा कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रेलेवेंस, ये कंक्लूसिव प्रूफ समझने से पहले आपको रेलेवेंसी समझना होगा। तो ये जो हमारा सेक्शन 35 है, ये किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है सिर्फ और सिर्फ जजमेंट इन रेम के बारे में। अब ये जो जजमेंट होते हैं ना, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, है ना। हल्का सा मतलब दिमाग लगाने वाला है ना। मतलब अगर नहीं ध्यान से सुनोगे तो सर के ऊपर से बात चली जाएगी। मैं इसको, ये जो जजमेंट ऑफ ए कोर्ट व्हेन रिलेवेंट, मैं एकदम डिटेल में इसको आगे बताने वाली हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जितना सफिशिएंट है मैं उतना बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो, 2 तरीके के जजमेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है जजमेंट इन पर्सोनम, आई होप आपको पता होगा, और एक होता है जजमेंट इन रेम। तो जजमेंट इन पर्सोनम रहता है तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं, लाइक मेंटेनेंस से रिलेटेड जो राइट्स रहते हैं, ठीक है। तो 2 इंडिविजुअल को जस्ट अफेक्ट कर रहे हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई मैटर डिसाइड हुआ तो ये 2 इंडिविजुअल को इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, राइट इन पर्सोनम। और एक होता है जजमेंट इन रेम, है ना। तो जजमेंट इन रेम या फिर जजमेंट इन रेम, जजमेंट इन पर्सोनम, जो भी। तो जजमेंट इन रेम जो होता है वो क्या होता है, ये मेरा राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड है, ठीक है। अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी है ना, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट था, है ना, तो अगर उस पर मेरा राइट है, ठीक है, मेरे को वो प्रॉपर्टी ऐसा प्रूव हो जाता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, तो पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट मेरे फेवर में है वो राइट, है ना। मतलब वो प्रॉपर्टी मेरी है, कोई और से नहीं क्लेम कर सकता। मेरा जिस पार्टी से, ठीक है, जिस पार्टी से था डिस्प्यूट, उस पार्टी के अगेंस्ट तो है ही है, लेकिन साथ में पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट है, ठीक है। सपोज आपके साथ हो डिस्प्यूट, तो ऑब्वियसली आपका तो उस प्रॉपर्टी पे कोई हक है ही नहीं, साथ में पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट मेरा वो राइट है, ठीक है, कोई और भी नहीं ले सकता है, ठीक है। तो ये जो मेरा राइट है ये पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट होता है, ठीक है। लेकिन सारे जजमेंट इन रेम से नहीं डील करता, ये स्पेसिफिकली सेक्शन 4 मैटर से डील करता है, ठीक है। वो क्या मैटर्स हैं? प्रोबेट। प्रोबेट क्या होता है? प्रोबेट बेसिकली जब कोई विल होता है ना, तो जब भी कोई डिसीज पर्सन विल बनाता है, तो जो विल बनाता है ना, उस समय सीधा राइट नहीं मिल जाता है। क्या होता है कि हमें कोर्ट जाना पड़ता है, ठीक है। किसी ने विल बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल ए ने विल बनाया, कि जो मेरी सारी प्रॉपर्टी है मैं सी को दे दूंगा, ठीक है। उसके 2 बच्चे हैं, बी और सी। अब क्या होता है, उसमें से उसकी कुछ, लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ प्रॉपर्टीज जो रहती है उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मान लो उसकी सारी, ठीक है, और कुछ उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है।
तो उसकी आधी प्रॉपर्टी जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, आधी प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है, 50-50%। तो अब क्या होता है, विल बनाने से ही जस्ट किसी को राइट नहीं मिल जाता है, कोर्ट जाना पड़ता है वो राइट अपने फेवर में कराने के लिए। तो बेसिकली उसे ही बोलते हैं प्रोबेट। तो जब कोर्ट क्या करता है कि डिसीज पर्सन ने जो भी विल बनाया होता है उस विल को जब वो मतलब वैलिड कर देता है, वैलिड इन द सेंस फाइनलाइज कर देता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग प्रोबेट ऑर्डर। जैसे अब क्या है 50-50% है, तो कोर्ट ये बोलेगा कि 50% सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी तो पूरी की पूरी सी को मिल सकती है, लेकिन ये जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो पूरी की पूरी जो है सी को नहीं मिलेगी, है ना। इसके लिए भाई बात आगे चलेगी, इसके लिए कोर्ट में मतलब बात आगे जाएगी। तो ये प्रोबेट ऑर्डर होता है जिससे विल को इफेक्ट मिलता है। पहला मैटर ये। दूसरा मैटर किसके बारे में बात करते हैं, मैट्रिमोनी से रिलेटेड, मैट्रिमोनियल मैटर्स। अब मैट्रिमोनी से रिलेटेड क्या, अगर सपोज डिवोर्स हुआ है, तो जो डिवोर्स हुआ है वहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर जो पार्टीज का डिवोर्स हुआ है तो पूरे वर्ल्ड के लिए लोगों का जो स्टेटस है अनमैरिड है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हस्बैंड के लिए अनमैरिड है या फिर वाइफ के लिए उसका हस्बैंड एक्स हस्बैंड अनमैरिड है, ऐसा थोड़ी है, पूरे वर्ल्ड के लिए वो लोग अनमैरिड है, ठीक है। अगला है एडमिरैलिटी, है ना। सिर्फ 4 मैटर्स के रिगार्ड में बात करते हैं। एक तो जजमेंट इन रेम की बात कर रहा हूँ, जजमेंट इन रेम में भी सिर्फ 4 मैटर्स की बात कर रहा है, ठीक है। मैट्रिमोनी, एडमिरैलिटी एंड इंसॉल्वेंसी, ठीक है, ये 4 मैटर्स की बात करता है। तो ये क्या होंगे, ये रिलेवेंट होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। ये था हमारा 35 का पार्ट 1। क्लियर, इसमें तो कुछ ऐसा सच था नहीं, है ना। चलो ये क्लियर हो गया, अब इधर भी क्लियर करते हैं। अब जो हमारा मेन है सेक्शन की बात, जो कि 35 क्लॉज 2, वो क्या कहता है, ये बात करता है कंक्लूसिव प्रूफ की। तो कंक्लूसिव प्रूफ जो है वो इन्हीं जजमेंट्स के रिगार्ड में, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको बात पहले जो चीज़ें बताई थी ना, जजमेंट इन रेम, जो पहले मैंने आपको जजमेंट ऑर्डर डिक्री बताया, उन्हीं के रिगार्ड में है ये कंक्लूसिव प्रूफ। पर किस चीज़ के रिगार्डिंग हम लोग का कंक्लूसिव प्रूफ है ना। तो पहली चीज़ कि राइट कब मिला, ठीक है, व्हेन, कब राइट मिला। दूसरा, हुम, किसे राइट मिला, ठीक है। फिर अगर सपोज आपका किसी तरीके का राइट जो है वो सीज हो रहा है, ठीक है, आपसे किसी तरीके का मतलब कुछ लीगल कैरेक्टर आपसे लिया जा रहा है ना। तो किस दिन से वो सीज हुआ है ना, कब से वो सीज हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगला जो है 4 ही चीज़ों के रिगार्डिंग में कंक्लूसिव प्रूफ है, ठीक है, कब से सीज हुआ, ठीक है। फिर अगला है हमारे पास, अगर सपोज कोई प्रॉपर्टी मिली है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि मतलब सीज हुआ है, लेकिन सपोज क्या कहते हैं कि किसी प्रॉपर्टी के लिए वो एंटाइटल्ड होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी है तो कब से ये उस पर्सन की हो गई है, ठीक है। तो कब से मिला है, यहाँ पे सीज हुआ है, कब से मिला है, मतलब यहाँ पे वो एंटाइटल्ड है, यहाँ पे टेक अवे किया गया, यहाँ पे एंटाइटल्ड है। तो इन 4 चीज़ों के रिगार्ड में जो है ये हमारे कंक्लूसिव प्रूफ का प्रिजम्पशन है, ठीक है। तो ये मतलब फिक्स है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता है। और ये बेसिकली देखो कितना मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको देखो पहले बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। किसके रिगार्डिंग बात करें, ये बात करें कि जजमेंट कब रिलेवेंट होगा, है ना। उस जजमेंट में भी हमने क्या पढ़ा, एक पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ा। उस पर्टिकुलर सेक्शन में भी हम लोगों ने 2 पार्ट्स से उसमें हमने पढ़ा कि जजमेंट इन रेम से सिर्फ और सिर्फ डील कर रहा है ना। उसके बाद ये आपको 35 का समरी दे रही हूँ। तो जो 35 का पार्ट 1 है किससे डील करता है, जजमेंट इन रेम, और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ 4 मैटर से। कौन से 4 मैटर थे, प्रोबेट, मैट्रिमोनी, है ना। एक बार रिवाइज करा देते हो तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैट्रिमोनी, और कौन सा था, एडमिरैलिटी, है ना। और जो लास्ट था वो हमारा था इंसॉल्वेंसी, इसके रिगार्ड में वो डील कर रहा था। फिर फाइनली जो हमारा 35 क्लॉज 2 था किसके बारे में बात कर रहा था, कंक्लूसिव प्रूफ। इसी जजमेंट ऑर्डर और डिक्री के रिगार्ड में जो मैंने 35 के 1 में बात करी थी कि राइट कब मिला, किसे मिला, अगर राइट गया है तो कब से सीज हुआ है ना। अगर किसी प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल्ड हुआ है तो कब से उसे मिला है ना। सो ये था बेसिकली हमारा सेक्शन 35(2) और इंडियन एविडेंस एक्ट का ये था सेक्शन 41। तो ये था हमारा कंक्लूसिव प्रूफ। अच्छा, कंक्लूसिव प्रूफ की बीएसए में एक और जगह बात करी गई है, मतलब स्ट्रिक्टली ऐसा कंक्लूसिव प्रूफ नहीं कहा जाएगा, लेकिन वहाँ पे इस वर्ड का मेंशन है, तो वो भी बता दो। वो हमारा मेंशन है, आई थिंक इट्स मेंशन इन सेक्शन 25। यस, सेक्शन 25 किसके रिगार्डिंग बात करता है, वेट ओके। तो सेक्शन 25, तो सेक्शन 25 हमारे किसके रिगार्डिंग बात करता है, सेक्शन 25 ये बोल रहा है कि जो एडमिशन्स करते हैं पार्टी, जो भी एडमिशन करे, क्या एडमिशन है क्या कन्फेशन, मैं सब डिटेल में बताने वाली हूँ। तो जो एडमिशन होता है वो कंक्लूसिव प्रूफ
नहीं होता है, वो बस एस्टॉपल का काम करता है। क्या है एस्टॉपल, है ना? चलो अभी शॉर्ट में बता देती हूँ, लेकिन ये सब मैं डिटेल में बताऊंगी। एस्टॉपल मतलब एक बार मतलब जो बोल दिया उसका तो पलट नहीं सकता, ठीक है? एक बार जो आपने रिप्रेजेंट कर दिया बाद में पलट नहीं सकते। एक डायलॉग है ना, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, सो उसी तरीके का कुछ है, ठीक है? हाँ, इसे डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है? तो जो एडमिशन होता है वो किसी तरीके का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, वो जस्ट स्टॉप करता है। ये बात सेक्शन 25 में कही गई, ये मैंने जस्ट बता दिया क्योंकि यहाँ पे कंक्लूसिव प्रूफ वर्ड यूज हुआ था इस वजह से। तो आई होप इट इज़ क्लियर, है ना? हमारा प्रिजम्पशन खत्म हुआ। अगला वीडियो में इसी के बारे में बता दूंगी, है ना? जजमेंट्स कब रिलेवेंट होते हैं, है ना? थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है लेकिन अच्छा टॉपिक है, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।